डीएनए का एक नया नाम भी है, और वो नया नाम सिर्फ डीएनए का ही नहीं है, बट हम अपन बोलते हैं डीएनए का एक दूसरा नाम है पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। अब भाई इसका मतलब क्या होता है, जरा ये समझते हैं। देखो ऐसा है, दो वर्ड हम पढ़ रहे हैं, एक है न्यूक्लियोटाइड और एक है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, दो चीजें, वन इज न्यूक्लियोटाइड एंड सेकेंड वन इज न्यूक्लियोसाइड। देखो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, जब बेस शुगर और फॉस्फेट तीनों को जोड़ दिया जाता है तब जो सिंगल स्ट्रक्चर बनता है, जैसे शुगर, बेस और फॉस्फेट, अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो तीनों को जोड़ने के बाद मान लीजिए इस तरह का आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें तीनों आ चुके हैं, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, पूरे को न्यूक्लियोटाइड। जबकि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर और बेस जब ये दोनों जुड़ जाएं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड बनता है शुगर प्लस बेस, ठीक है, जबकि ये बनता है शुगर बेस एंड फॉस्फेट। अगर अगर आपको याद आ रहा हो तो डीएनए कैसे बना है, डीएनए में था शुगर, फिर था फॉस्फेट, फिर था शुगर, फिर था फॉस्फेट, फिर था शुगर। यहां पर मान लीजिए बेस, बेस और बेस, हाँ के ना, ये था ना। अब आप सोच लीजिए इसके जस्ट सामने क्या था, फिर से एक बेस है, शुगर है, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, बेस, बेस, ऐसी है ना। अब आप ध्यान से देखना, ये वाली चीज न्यूक्लियोटाइड है कि नहीं, है ना, ये वाली चीज न्यूक्लियोटाइड है कि नहीं, तो सर ये वाला न्यूक्लियोसाइड भी तो हुआ, मैंने कब मना किया भाई। न्यूक्लियोटाइड शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट से बनता है, और ये दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लियोसाइड भी कहते हैं। तो कभी कभी किताबों में यह भी लिखा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड बना होता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से बना होता है, बिल्कुल ठीक है, इसमें शुगर और बेस अपने आप आ गया ना, तो वो हम कह सकते हैं। यानी कि अगर अब देखा जाए तो डीएनए जैसे हमारे घर में ईंटें होती जिनसे हमारा पूरा घर बनता है, तो मैं इस एक सिंगल स्ट्रक्चर को इसकी ईंट मान लूं। भाई ये इसकी ईंट है ना, देखो ना, एक दो तीन चार पांच फिर छह सात आठ नौ दस, आगे ना। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बुलाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या है, डीएनए वास्तव में न्यूक्लियोटाइड की एक बहुत लंबी चेन है। जो घर में ईंट लगा रहे हैं इसको थोड़ी देर के लिए मान लो ये न्यूक्लियोटाइड है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये न्यूक्लियोटाइड है, और जो तुम्हारा जो पूरा घर बना हुआ है, ये है डीएनए। अब आपका डीएनए, यानी जो आपका डीएनए है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, और क्योंकि वो एक चैन के रूप में है इसीलिए हम क्या बुलाएंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड चैन। तो डीएनए का ही नाम पहले पता लगा क्यों है इसमें। मैं चलो आपको कुछ न्यूक्लियोटाइड के नाम मेंशन कर देता हूं, ठीक है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। समझना कैसे, ये सब के सब न्यूक्लियोटाइड है। समझना कैसे, पहले वाले में एडेनिन है, फिर शुगर है, और फिर है हमारा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना, फॉस्फेट क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट प्रेजेंट है। सेकंड वाले में ग्वानिन है, थर्ड वाले में थाइमिन है, इसमें साइटोसिन है, उसके बाद शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट। इसके नाम हर बुक में अलग लिखे जाते हैं और सब सही है, कोई गलत नहीं कहता, ठीक है। मान लीजिए कभी कभी आपसे कहा जाता है कि एडिनोसिन, एडिनोसिन फॉस्फोरिक एसिड भी लिख देते हैं वो लोग, क्योंकि क्या आ गया, फॉस्फेट आ गया इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड आ गया। या इसको समटाइम्स एडिनाइलिक एसिड लिखा जाता है, एडिनाइलिक एसिड में खुद ब खुद आ गया, क्या आ गया इसमें, एसिड आ गया, माने फॉस्फोरस आ गया। तो इसी चीज को अलग अलग तरीके से किताबें लिखा करते हैं, बट हम सिंपल जो रखते हैं वो यार रखेंगे ये वाला। अब ये सारे के सारे क्या है, न्यूक्लियोटाइड, हाँ के ना। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं, ये क्या है,
ये एडेनिन तो है नहीं, ये एडिनोसिन है। तो ये पता क्या है, ये है एडेनिन प्लस शुगर मोनोफॉस्फेट। ये क्या हो गया, फॉस्फेट। यानी एडेनिन तो बेस है, तो बेस प्लस शुगर क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड। यानी जो पहले वाले नाम है सारे क्या हैं, न्यूक्लियोसाइड के। लेकिन जैसे आपने फॉस्फेट जोड़ दिया तो पूरा नाम क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये आपको सिर्फ रट्टा मारना है, इसमें कुछ दिमाग मत लगाना, ठीक है, रट्टा मारना भाई। ये ईटों के नाम है जो जो डीएनए में इस्तेमाल होने वाली है। अभी मेरा एक सवाल है छोटा सा, अगर मैं आपसे बोलूं खली जो 7 फीट का है उसको 3x3 के कमरे में रखा गया है, हाइट भी 3, लंबाई भी 3, चौड़ाई भी 3, और खली उसमें रह रहा है। सवाल है सर कैसे, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जिसमें वो रह रहा है वो घर का साइज के बॉडी से छोटा है। अब संभव कैसे, हम बोले ठूस ठूस के हमने बिठा दिया अंदर। तो वैसे ही क्वेश्चन आता है हमारे एक डिप्लॉयड सेल में। डिप्लॉयड सेल माने 2n सेल, एंड डोंट कॉल, एंड मुझे ये पूछने की जरूरत ना पड़े कि व्हाट इज डिप्लॉयड सेल, है ना, व्हाट डज इट मीन। तो पता है इसका मतलब क्या होता है डिप्लॉयड सेल। एंड डोंट टेल मी सर हमने पढ़ा नहीं था 11th में तो रजनीकांत के स्टाइल से लात मारेंगे, ध्यान रखना अगर ये बोला तुम लोगों ने, क्योंकि 11th का बहुत बेसिक कोर होता है ये जब पढ़ा जाता है। जब हमने पढ़ा था प्लांट किंगडम, बताया था मैंने एम्फीबियन में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में N2N क्या होता है। और मैंने भी पिछले ही चैप्टर में बताया था जब हम डिजीज पढ़ रहे थे क्रोमोसोमल, तब भी बताया था कि डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है। हाँ भाई, डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है बता। और आज चाइना पीटेगा पाकिस्तान को। हाँ, भाई मेरी बेइज्जती मत करवा देना, कहीं बाहर जाओ, थोड़ी बहुत इज्जत है इस मार्केट में कि हाँ। और तुम बाहर जाकर ये नहीं बताओ ना कि डिप्लॉयड सेल क्या है, वो हंसेंगे मेरे ऊपर, तुम भी नहीं हंसेंगे, कहेंगे बताओ नहीं ये नहीं पता। वो तो फिर की चाहिए होती टीचर मजे लेने के लिए, उनको थोड़ी पता मैंने बता दिया बच्चों को, लेकिन उन्होंने याद नहीं किया। बेसिक चीजें हमेशा याद रखो, किसी भी फील्ड में जाओ, आपको नहीं याद है ऊपर का छोड़ दो आप। बेसिक चीज, आप चैप्टर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको नहीं पता कुछ क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, आपको इतना तो पता होना चाहिए ना बेसिक। क्योंकि किसी की बेइज्जती कभी भी एडवांस टॉपिक में नहीं होती है, किसमें होती है, बेसिक टॉपिक्स में। तो इज्जत आपके कभी वो एडवांस वाले नहीं बताएंगे, कौन बचाएंगे, आपके बेसिक टॉपिक्स वाले। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। कहीं किसी ने पूछ लिया बता फिजिक्स का मतलब क्या होता है, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, ये रटी हुई लाइन नहीं, इसको नहीं कहते। हर चीज का बेसिक रहोगे तो फायदा रहेगा। डिप्लॉयड भी उसी बेसिक में से आता है। डिप्लॉयड का मतलब होता है अगर किसी सेल के पास क्रोमोसोम के 2 सेट है, कितने सेट है, 2 सेट है। और 2 सेट का मतलब पूरा पेयर बन रहा है क्रोमोसोम का। तो अगर किसी के पास क्रोमोसोम के 2 सेट है तो वो डिप्लॉयड है। 2 सेट का मतलब क्रोमोसोम पेयर में पाए जा रहे हैं, मतलब इसको और दूसरी भाषा में बोलूं, अगर किसी के पास क्रोमोसोम पेयर में पाए जा रहे हैं तो वो डिप्लॉयड सेल है। पेयर में मिल रहे तो, सिंगल सिंगल मिल रहे तो हैप्लॉयड है। अब मुझे पक्का पता है पूछूंगा ना 4 महीने बाद फिर भूले मिलोगे। तो हमारे एक डिप्लॉयड सेल में डीएनए की लेंथ पता है कितनी होती है, 2.2 मीटर। 1 मीटर कितना, इतना होता है ना, आई थिंक 1 मीटर इतना होता है, आई थिंक 2 मीटर इतना। सोचो, इससे बड़ा डीएनए उस सेल में जिसको हम देख ही नहीं सकते, और सेल में भी नहीं है ये, सेल के न्यूक्लियस में है, जो कि 10⁻⁻⁴ मीटर तक जाता है, मतलब -4 -3 तक चला जाता है। यानी 1 मीटर के 10,000 या 1 लाख टुकड़े कर दूं, उसमें से एक टुकड़ा जो है वो मान लीजिए न्यूक्लियस का साइज है। और उस एक टुकड़े के अंदर, जो कि 1 मीटर का साबित भी नहीं, 1 मीटर भी नहीं है, 1 मीटर का 10,000वां जो पीस होता है वो बता रहा हूं मैं। सोचो उसमें 2.2 मीटर के लेंथ का डीएनए चला गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये तो असंभव है भाई, ये पॉसिबल कैसे है कि अगर कि न्यूक्लियस का साइज है छोटा और जो डीएनए आ रहा है वो है काफी ज्यादा बड़ा, वो आ कैसे गया सेल के अंदर। तब इसका आंसर हम लोग लिखते हैं कि इसका आंसर क्या है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कैसे वो एडजस्ट हुआ, आंसर आता है सुपर कॉइलिंग। और ये कॉइलिंग नहीं है, ये सुपर कॉइलिंग है। सुपर कॉइलिंग और कॉइलिंग में फर्क होता है, जितना फर्क
अभी आपको थोड़ी देर में मालूम पड़ने वाला है। अब जरा समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट है कि डीएनए इज अनस्टेबल। डीएनए इज अनस्टेबल मॉलिक्यूल। अनस्टेबल होने का रीजन क्या है? दो रीजन है। एक तो भाई साहब का एसिडिक नेचर है, दूसरा ये माइनस चार्ज कैरी करते हैं। इन दो चीजों की वजह से डीएनए बिल्कुल भी स्टेबल नहीं माना गया है। केमिस्ट्री में आप पढ़ाती है, किसी पे चार्ज ना हो और न्यूट्रल हो तो वो सबसे बेस्ट कंपाउंड है, मतलब स्टेबल है वो। रिएक्शन करने की इच्छा रहती ही नहीं है। रिएक्शन कौन करते हैं? माइनस हो, प्लस हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, कम हो गए, ये तो करते हैं। तो हाँ, हर एक दुनिया का जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। ठीक है, तो भाई साहब डीएनए भी चाहता है, लेकिन डीएनए तो अनस्टेबल, एसिडिक और नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो डीएनए के लिए एक लड़की ढूंढी जाती है। जैसे तुम्हारे लिए होता है ना कि तुम जैसे कुछ कर दो हरकत, मम्मी क्या बोलते हैं, बेटा रुक जा, तेरी शादी होगी, सब अपने आप लाइन पर आ जाएगा, है ना। मतलब कुछ ऐसे ढूंढेंगे जो तेरे को लाइन पर ले आएंगे। डीएनए भी अपनी मोहल्ला का वो बिगड़ा हुआ लड़का है जो बात नहीं मानता। इसके लिए हमें एक कन्या ढूंढनी है जो उसको सुधार सके, मतलब इसकी स्टेबिलिटी को ला सके। तो हमने इसके लड़की ढूंढी। उस लड़की का नाम है हिस्टोन, और ये लड़की रहती है लॉस एंजलिस में। पता ना कहा? आजादपुर है। हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, बाईपास आता है, लेफ्ट में आता है ना। तू मजाक समझ रहा है? वहीं पर है। तो समझा ही नहीं। देख, यूएसए में तो पता है ना इसका मतलब क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ आजादपुर। तो वहीं पर ही आपको मिलता है लॉस एंजलिस। ठीक है, तो स्टोन कहाँ रहती है? लॉस एंजलिस में। अब सुन लीजिए, स्टोन में दो कमाल की प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी तो ये बेसिक नेचर की है, और दूसरी प्रॉपर्टी इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। अब बताओ डीएनए स्टेबल होगा नहीं होगा? बिल्कुल अपोजिट नेचर का लिया है हम। बेसिक क्यों है भाई? बेसिक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू एमाइनो एसिड। दो ऐसे एमाइनो एसिड हैं जो बेसिक होते हैं, और वो दोनों इसके पास मिलते हैं। एक का नाम है लाइसिन और एक का नाम है आर्जिनिन। ठीक है, याद रखना, लाइसिन और आर्जिनिन, ये दो बेसिक अमाइनो एसिड है, और ये मिलते हैं हिस्टोन प्रोटीन के पास। दिमाग चलेगा, अच्छा सर सिर्फ दो ही होते हैं क्या? अबे नहीं, सारे होते हैं इसके पास, लेकिन ये दो सबसे ज्यादा नंबर में होते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं? बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं। और इन्हीं पे क्या प्रेजेंट होता है? किसी भी अमाइनो एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप, जिसे आप आर ग्रुप कहते हो, उसमें जब जो कार्बन की चेन आती है उसे साइड चेन कहते हैं। साइड चेन ही बताते हैं। किसी भी अमाइनो एसिड में एक चेन होती है जिसे साइड चेन कहा जाता है। इन्हीं के पास साइड चेन प्रेजेंट होती है। उस साइड चेन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, साइड चेन कहाँ होता, सॉरी पूछा गया पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है स्टोन में। हमें बोलना है इन अमाइनो एसिड के साइड चेन में। मतलब इनके स्ट्रक्चर से एक चेन निकलती है कार्बन की लंबी सी, उसी साइड चेन पे क्या मिलता है? एंड में पॉजिटिव चार्ज मिलता है। तो हम आज से बुलाएंगे साइड चेन में प्लस चार्ज मिलता है। मतलब हिस्टोन में दोनों प्रॉपर्टी है, इसीलिए हिस्टोन जब डीएनए साथ कंबाइन करेगा तो डीएनए अपने आप स्टेबल हो जाएगा। ठीक, अब आप ये समझ लीजिए, हिस्टोन जो है, हिस्टोन 8 छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। हिस्टोन एक नहीं है, हिस्टोन 8 टुकड़ों में बटा हुआ है। अब उन टुकड़ों के नाम भी सुन लो, H2A, H2B, फिर H3, फिर H4। हर एक के दो दो हैं। मान लीजिए बॉल है, ये प्लास्टिक की बॉल है, ठीक है। दो H2A की दो, देखो, एक दो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। मान लीजिए आपने दो बॉल पे लिखा है H2A, H2A, दो बॉल पे लिखा है H2B, H2B, दो बॉल पे लिखा है H3, H3, और दो पे लिखा है H4, H4। इन आठों बॉल को आप क्या करो, गोंद के द्वारा जोड़ दो ना। जोड़ने के बाद जब आप एक गेंद को उठाओगे बाकी सात साथ में आएंगे ना। जुड़ चुके सारे। अब इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या रखेंगे? हिस्टोन। और क्योंकि हिस्टोन 8 प्रोटीन से मिलकर बना है, इसीलिए इसको हिस्टोन ऑक्टामर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं?
हिस्टोन ऑक्टामर, ऑक्टा का मतलब ही होता है 8। जस्ट इमेजिन कि हिस्टोन 8 यूनिट से मिलकर बना है। तो इसीलिए जब हम बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो मान लीजिए ये रहा हमारा हिस्टोन, जिसमें ऐसे 8 स्ट्रक्चर आएंगे। बना देना, वो बैठ के टाइम पास होता है। हिस्टोन के ऊपर डीएनए रैप करता है कुछ इस तरीके से, ये डीएनए रैप करेगा इस तरह से। ये ब्लैक वाला डीएनए है, ठीक। और यहाँ पर ये हो गया डीएनए, ये हो गया हिस्टोन ऑक्टामर। और यहाँ पर एक एडिशनल प्रोटीन और आता है जिसको बोलते हैं H1 प्रोटीन। कई बच्चों के माइंड में तो सर H2 है, सर H1 क्यों नहीं है, H1 बाहर आ गया। अब आते को दिमाग, ओ मतलब सर हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर ये भी तो काउंट होगा ना H1। H1 नहीं है ऑक्टामर का पार्ट। 8 अंदर ऑक्टामर है, H1 बाहर है, क्योंकि हिस्टोन के साथ है इसलिए H1 बोल रहे हैं। हिस्टोन का पार्ट नहीं है ये बिल्कुल भी। इसका काम क्या है ये आप लोग ना ढूंढ कर लाओगे नेक्स्ट क्लास तक, H1 करता क्या है यहाँ पे, ठीक है।